ओके बेटा, नेक्स्ट हेडिंग आपकी क्या आ गई फिर? आपकी मॉडर्न फिजिक्स। एक बार थोड़ी सी बैकग्राउंड पे चले जाओ कि अभी तक आप क्या कर रहे थे बेटा। अभी तक आपने क्या किया होगा? पूरे सिलेबस में जो सबसे हैवी चैप्टर चल रहा था ना आपका, ऑप्टिक्स। एक इसका पार्ट क्या था? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा पार्ट क्या था आपका? वेव ऑप्टिक्स। ओके, तो हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या कवर अप किया बेटा? कंप्लीट ऑप्टिक्स कवर अप की है, जिसमें एक थी आपकी रे ऑप्टिक्स, दूसरी कौन सी हो गई? वेव ऑप्टिक्स। यानी जो लेटेस्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर अप किया दैट इज वेव ऑप्टिक्स। अपने आप में हैवी चैप्टर था पूरा का पूरा ऑप्टिक्स। बहुत टाइम लग गया, मेरे ख्याल से 2 महीने के करीब इसको कवर अप करने में हमें लग गए। न्यूमेरिकल भी किया, बहुत कुछ किया। राइट है जी। अब आप जा रहे हो पूरे के पूरे 12th क्लास के आजू बाजू सिलेबस की, जिसको कहते हैं लास्ट स्टेज। बिल्कुल लास्ट स्टेज है। ये मान के चलो कि जैसे क्रिकेट में कहते हैं लास्ट के कुछ ओवर्स में क्या करनी होती है? स्लॉगिंग करनी होती है। तो लास्ट के कुछ ओवर रह जाते हैं ना, उसमें फिर दबादब काम चलता है कि भी जितना हिट कर सकते हो कर लो। तो समझ लो ये जो मॉडर्न फिजिक्स जब से आपकी स्टार्ट होगी ना, एक तरह से क्या हो गया, आपके स्लॉग ओवर से स्टार्ट हो गए। पूरा का पूरा सिलेबस करने में जितना मर्जी टाइम लगा हो, इसके बाद का जो सिलेबस बचता है, 2 यूनिट बचती है हमारे पास। वन इज मॉडर्न फिजिक्स एंड अनदर इज सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जिसको बोलते हैं। नंबर के कंपैरिजन में देखोगे तो अच्छे खासे नंबर है मॉडर्न फिजिक्स में आपके पास। कुल मिलाकर 2 चैप्टर है बेटा, 2 चैप्टर हैं। एक है जिसको हम कहेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और दूसरा इसके अंदर है एटम एंड न्यूक्लियाई। केमिस्ट्री से रिलेटेड ये क्या रहेंगे? हमारे चैप्टर्स रहेंगे। ओके, कुल मिला के 12 नंबर की क्या है? मॉडर्न फिजिक्स है। और 5 नंबर के आगे क्या पड़ी हुई है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स है। मतलब अभी 16-17 नंबर का सिलेबस पड़ा हुआ। बट ये पूरा का पूरा सिलेबस विद न्यूमेरिकल हम लोग 1 मंथ में, मतलब 30 डेज से भी कम समय में कवर अप कर सकते हैं। लेकिन चलो हम इसमें 30+ ही डेज लगाएंगे, 2 4 5 ऊपर ही लगाएंगे, उससे कम नहीं लगाएंगे। अगर और खींच के करो तो आप 20 दिन में भी कवर अप कर सकते हो, मॉडर्न फिजिक्स प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जो आपकी मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें मैंने बोला 2 चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इसका टारगेट लेके चलो कि हमने इसको 15 से 20 दिन में विद न्यूमेरिकल कवर अप करना है। इतना लंबा है नहीं इसका काम कि 15 टू, और नंबर कितने हैं? 12 नंबर है। अगर इसको कवर अप करने लगो तो ये 15 दिन के अंदर अंदर बहुत बढ़िया तरीके से विद न्यूमेरिकल कवर अप हो जाएगा। और इसमें बड़ी बड़ी डेरिवेशंस नहीं है। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हो ना बेटा, बड़ी बड़ी डेरिवेशन, चैप्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जब आप मैग्नेटिज्म वाला पढ़ते हो, बड़ी बड़ी डेरिवेशन। यहां पर जो अगले 2 यूनिट्स है आपकी, मैंने बोला मॉडर्न फिजिक्स और ये कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। इनमें समझ के चलो नॉट इवन अ सिंगल टॉपिक जिसमें को बड़ी सी क्या आएगी आपके पास? डेरिवेशन आएगी। मतलब यहां पे ये हमारे लिए एडवांटेजियस चैप्टर है कि बहुत बड़ी बड़ी डेरिवेशन इसमें है नहीं है। लेकिन न्यूमेरिकल्स इसमें क्या है? ज्यादा। लेकिन न्यूमेरिकल्स की भी खास बात, न्यूमेरिकल बहुत ही इजी लेवल के न्यूमेरिकल है। वैसे न्यूमेरिकल नहीं जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कई बार इजी से करते 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 बहुत मुश्किल पे भी चले जाते थे। इसमें हम बहुत ज्यादा आगे भी जाएंगे ना, तो मतलब वो टॉपिक ही ऐसे हैं, कैसे रहेंगे? इजी रहेंगे। तो इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में बेटा जो आपका अगला जो सिलेबस बचा है, ध्यान से सुने, लास्ट स्टेज, स्लॉगिंग स्टेज। ठीक है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको पता है स्लॉग ओवर्स, लास्ट के ओवर्स को हम क्या कहते हैं? स्लॉग ओवर्स कहते हैं। उसमें हिट करना है, सारे के सारे टॉपिक कैसे हैं? हिट करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा क्या है? स्कोरिंग है। लेकिन कुछ बच्चों के लिए ये टॉपिक्स जो ना लास्ट के समस्या बनकर खड़े हो जाएंगे। समस्या बनकर ऐसे खड़े हो जाएंगे जैसे अभी चल रहा था ना, एग्जाम चल रहे हैं, क्लासेस मिस हो रही हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर क्लासेस मिस हो गई तो ये चैप्टर समस्या बन जाएंगे। अगर क्लासेस आपने रेगुलरली लगा ली तो यहीं से क्या कर जाओगे आप? अच्छा स्कोर कर कर निकल जाओगे, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम। राइट है जी। तो एक बार बताएं जरा कितने चैप्टर बचे हैं? कुल मिला के 3 चैप्टर बचते हैं। 2 स्टेजेस, एक को मॉडर्न फिजिक्स कहेंगे, एक को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स बाद में स्टार्ट करेंगे। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर्स हैं? 2 चैप्टर। अगर मैं बोलूं तो मैंने क्या स्टार्ट किया है? मॉडर्न फिजिक्स। अगर सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से जाओ तो सीबीएसई के सिलेबस में, एनसीईआरटी बुक में या किताबों में वहां मॉडर्न फिजिक्स वर्ड नहीं यूज होगा। वहां पे अभी वर्ड यूज होगा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो अभी हमने आज चैप्टर स्टार्ट करना है। और इसके बाद क्या होगा? एटम एंड न्यूक्लियस स्टार्ट होगा। पहले जल्दी से बताएं कि जो बता रहा हूं वो क्लियर हो रहा है कि हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू स्टार्ट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न क्यों कहते हैं वो भी बताते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कितने चैप्टर्स है बोल के बताना।
तो कौन कौन सा पहला चैप्टर कौन सा आ रहा है आपका? ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ड्यूअल नेचर, डबल नेचर पढ़ा होगा आपने। और उसके बाद क्या आनी है आपकी? इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो जब आएगी उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा खासा चैप्टर, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर। पूरी मॉडर्न फिजिक्स में हमारे पास क्या है? न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल्स, आर्टिकल वाइज, डेरिवेशन वाइज, मान के चलो छोटी मोटी कोई एक आधी आएंगी बीच में, लेकिन कोई बड़ा टॉपिक ऐसा नहीं आ रहा कि जिसमें बड़ी सी हमें क्या याद करनी पड़े, डेरिवेशन याद करनी। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी बात के बाद मॉडर्न फिजिक्स। तो पहली बात, इसको मॉडर्न फिजिक्स हम क्यों कहते हैं? मॉडर्न का मतलब क्या होता है? चलो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न? मॉडर्न का मतलब क्या? मॉडर्न मीनिंग क्या होता है? वो तो बड़ा मॉडर्न है, वो तो बड़ी मॉडर्न है, कहते हैं ना, वो तो बड़े मॉडर्न विचारों के हैं। मॉडर्न का मीनिंग क्या होता है? मॉडर्न मीन्स बताओ तो सही, कुछ तो बताओ, कुछ तो आइडिया दो इसके बारे में। मॉडर्न मीन्स न्यू, मॉडर्न मीन्स न्यू। हिंदी में बोले तो एक होता है प्राचीन और एक होता है आधुनिक। मतलब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? आधुनिक, मतलब नए विचारों वालों को क्या कह देते हैं हम? मॉडर्न कह देते हैं। अब यहां पर फिजिक्स में ऐसा क्या इसमें नए विचार हो गए, ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स होगी? तो मॉडर्न फिजिक्स इसको नाम दिया गया, इसलिए दिया गया बेटा, फिजिक्स को दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स। अब कहोगे सर बड़े क्या क्या नाम ले रहे हो, क्लासिकल तो म्यूजिक होता है। जैसे म्यूजिक में भी ना टू टाइप के म्यूजिक होते हैं, एक क्लासिकल म्यूजिक पुराना वाला, और एक मॉडर्न म्यूजिक, है ना, मॉडर्न म्यूजिक जिसमें पॉप म्यूजिक भी जिसको हम कह देते थे। मॉडर्न मतलब न्यू और क्लासिकल मतलब पुराना। फिजिक्स में भी किताबों में यही लिखा हुआ है, क्लासिकल फिजिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। कुछ टॉपिक किसमें आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं, और कुछ टॉपिक किसमें आते हैं? मॉडर्न फिजिक्स में। मतलब जो बहुत पुराने बेटा कंसेप्ट थे वो क्लासिकल फिजिक्स में आए, और कुछ नए कंसेप्ट जो डेवलप हुए वो किसके अंडर आए? फिर मॉडर्न फिजिक्स में आ गए। क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मतलब जो चीजें डे टू डे लाइफ से रिलेटेड थी ना, वो सारी की सारी किसमें चल रही थी? क्लासिकल फिजिक्स। इन अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी मतलब 1900 समथिंग, मतलब 1901, 1902, 1900, मतलब 1900 खत्म हो गया तो कौन सी सेंचुरी स्टार्ट हो गई? 20th स्टार्ट होगी ना। बोलो पॉइंट समझ रहे हो? अभी इस वक्त कौन सी सेंचुरी चल रही है? 21st सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी। हम किसकी बात कर रहे हैं? अर्ली 20th, मतलब 1910, 1905, जब अपना देश आजाद भी नहीं हुआ था। तो उस वक्त जो कंसेप्ट डेवलप हुए उनको क्या बोला गया है? मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट बोला गया। आज की डेट में तो वो भी क्या हो गए? बहुत पुराने ही हो गए। मतलब 1900 से पहले पहले फिजिक्स आज से थोड़ी मतलब चल रही होगी, या लोगों ने जो चीजें बताई हैं आज से नहीं बताई। 1900 से पहले पहले जो कंसेप्ट डेवलप हुए, जो रियल लाइफ से रिलेटेड ज्यादा थे, वो किसके अंदर आते हैं? क्लासिकल फिजिक्स के मोटे तौर पर। और 1900 के बाद वाले जो कंसेप्ट है वो बेसिकली किसमें आते हैं? आपके मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मशहूर जो है आपकी क्वांटम फिजिक्स है और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सुने हैं दो वर्ड्स, क्वांटम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन। रिलेटिविटी की बात करोगे तो सबसे ज्यादा किसका नाम आएगा? आइंस्टाइन। प्लैंक्स थ्योरी, तो ये सब प्लैंक्स थ्योरी, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेट्रा, ये सारे किसके कंसेप्ट हैं? मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट है। केमिस्ट्री में जो तुम पढ़कर आते हो एटम वेटम के बारे में जो भी है वो सारा का सारा किसके अंदर आ रहा है? आपका मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आ रहा है। बोलो पॉइंट कुछ फॉलो कर रहे हो? तो मॉडर्न फिजिक्स का मतलब आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आज की डेट के हिसाब से मॉडर्न, लेकिन किताबों में जो चलता है, मैंने सीधे मोटे तौर पे बता दिया, 1900 समथिंग से पहले पहले जो कंसेप्ट हुए वो किस में जाएंगे? क्लासिकल में जाएंगे। और 1900 के बाद वाले यानी 20th सेंचुरी के बाद जो आए हैं कंसेप्ट वो सारे के सारे किस में आएंगे? मॉडर्न फिजिक्स में। ज्यादातर जिसमें कौन से हो गए? क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड हो गए। आप केमिस्ट्री में पढ़कर आ गए हो कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एक पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा पढ़ा हुआ है, न्यूक्लियस की खोज, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये सारे के सारे कंसेप्ट बाद में आए हैं और किसके अंडर आएंगे? मॉडर्न फिजिक्स के अंडर आएंगे। मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो चल रहा था वो क्लासिकल था। अगर बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, स्पीड ऑफ लाइट की बातें करने लग गए, तो वो रिलेटिविटी की बातें करने लग गए, वो मॉडर्न के अंदर आ गया। बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे चले गए, न्यूक्लियस की बातें कर रहे हो, एटम की बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा माइनर लेवल पे चले गए, मतलब एटॉमिक लेवल पे चले गए, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, तो आप क्या पढ़ रहे हो? समझ लो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हो। ओके, टॉपिक्स आपके लिए नए नहीं होंगे। टॉपिक्स आप मॉडर्न फिजिक्स से ज्यादातर किस में पढ़कर आते हो? केमिस्ट्री में पढ़कर आते हो 11th क्लास में। उनको एक डिफरेंट एंगल से
हमने अब 12th क्लास में पढ़ लेना। ठीक है, आप फैमिलियर टॉपिक्स पढ़ोगे बट विद अ डिफरेंट एंगल डिफरेंट हो जाएगा। बस जो हमने पढ़ाया वो आपके फिजिक्स के एग्जाम में ज्यादा आएगा, जो केमिस्ट्री में पढ़ाया आपने वो केमिस्ट्री के एग्जाम में ज्यादा आएगा। बाकी क्वेश्चन चलते रहेंगे। ओके, तो मोटा आइडिया व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स, हमने थोड़ी सी बात की। एग्जाम में हमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला व्हाट इज मॉडर्न फिजिक्स, फिर भी डिस्कस करना पड़ता है कि मॉडर्न फिजिक्स क्या चीज है। राइट है जी। फर्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है बेटा ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। हमारा पहला चैप्टर है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। देखो समझो, चैप्टर का नाम डिस्कस करो। पहले एक बात किसकी हुई है, मैटर की, और एक किसकी बात चल रही है, रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। रेडिएशन का मतलब यहां पर क्या है बेटा, वेव्स। कौन सी वाली वेव्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन का यहां पर मीनिंग हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें लाइट के बारे में पूरी की पूरी ऑप्टिक्स पढ़कर आ रहे हो अभी आप। लेकिन लाइट तो रेडिएशन है ही, इंक्लूडिंग लाइट आपके पास एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव, ये सब भी किस में आ जाएंगे, रेडिएशन में ही आ जाएंगे। जल्दी बोलो, पॉइंट फॉलो किया कि नहीं? क्या आपने कभी पढ़ा हुआ है कि रेडिएशन और लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर? कभी पढ़ा है ये कंसेप्ट, लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर? कभी कंसेप्ट पढ़ा है, कहीं सुना होगा? सुना होगा ही तो, सुने? तो लाइट हैज कहते हैं ड्यूअल नेचर। ओके, ड्यूअल नेचर मतलब लाइट कभी कभी किसकी तरह बिहेव करती है, बोलो भाई, वेव की तरह, और कभी कभी किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। पढ़ा है ना? मैं तुम्हें शुरू में जब ऑप्टिक स्टार्ट कराई तो मैंने भी बात की थी कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कौन सा, वेव एज वेल एज पार्टिकल। कह रहे हैं वैसे तो ये वेव है पर कभी कभी पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। ओके, जब आप वेव नेचर पढ़ते हो तो यानी आप क्या पढ़ रहे हो, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आगे वो दूसरी बात है कि हमने एक बार उसको रे माना और एक बार क्या मान लिया, प्योर वेव माना, वो ऑप्टिक्स चल रही थी। तो ड्यूअल नेचर है, कभी कभी वो वेव की तरह बिहेव करती है, कभी कभी किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव करती है। अब अगर आप लाइट को बेटा पार्टिकल मान रहे हो तो मतलब आप कहां चले गए, मॉडर्न फिजिक्स में चले गए, न्यू कंसेप्ट में चले गए। अगर आप इसको क्या मानते हो, पार्टिकल, तो इसको वेव मानकर रे और वेव तो पढ़ ली तुमने ऑप्टिक्स। अब किस पे चले गए हम, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। जल्दी बोलो, पॉइंट समझ गए? लेकिन मैं यहां पर बोल रहा हूं कि जब मैंने पहले पढ़ाया था ऑप्टिक्स में तब मैंने बोला लाइट हैज ड्यूअल नेचर। अब मैं लाइट नहीं, मैं बोलूंगा रेडिएशन हैज ड्यूअल नेचर। लाइट की बजाय मैं यहां पे वर्ड क्या यूज कर देता हूं, रेडिएशन वर्ड यूज कर देता हूं। बोलो, मैंने यहां पर जब लाइट की बजाय क्या वर्ड यूज कर लिया, रेडिएशन। तो क्यों किया, समझ में लग गया, रेडिएशन। अगर मैं लाइट बोलता रहूंगा ना तो कंफ्यूजन होगी कि मैं विजिबल पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर मैं रेडिएशन बोल दिया तो विजिबल के साथ साथ इनविजिबल जो रेडिएशन है वो भी इसके अंदर आ जाएगी। कौन कौन सी आ सकती है, जितनी भी ईएम वेव्स हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, आपकी रेडिएशन के अंदर आ जाती है। कोई कंफ्यूजन किसी तरह की, जल्दी बताओ। चैप्टर का नाम क्लियर होगा तो वैसे ही टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मॉडर्न फिजिक्स वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा तो वैसे ही इसके बारे में कुछ इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार क्यों इसको मॉडर्न हमने कहा था। ओके, तो रेडिएशन का ड्यूअल नेचर होता है, कभी वो किसकी तरह बिहेव करती है, वेव की तरह, कभी किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह। जल्दी बोलो, समझ गए? ओके, सुनना जी, चैप्टर का नाम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है बेटा, रेडियो वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट लाइट, दीज आर वेव। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, वेव तो वो है ही है, वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, तो वेव तो है ही है, किसी को कोई इसमें शक नहीं है। नई बात इसमें ये है कि कभी कभी ये पार्टिकल्स की तरह भी बिहेव कर, उसको प्रूव किया गया, उसके कंसेप्ट्स आए, उसको डिस्कस किया गया, सब ठीक चला, लोगों ने मान लिया यार कि रेडिएशन जो होती है कभी कभी किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। फिर लोग आगे बढ़े, किसी ने बोला कि यार रेडिएशन अगर जो कि वेव है पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो जो मैटर जो कि पार्टिकल है वो वेव की तरह क्यों नहीं बिहेव कर सकता। मतलब किसी ने सवाल पूछा कि भाई अगर रेडिएशन जो कि वेव है पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, तो जो पार्टिकल्स हैं जो कि मैटर है, पार्टिकल्स हैं, वो भी तो वेव की तरह बिहेव करते होंगे। तो जिसने सवाल पूछा कि हाँ करते होंगे क्या, तो अगले ने बोला कि भाई कर सकते हैं, तो उसको प्रूव कर दे, हमने इस चीज को तो प्रूव किया हुआ है। फिर साइंटिस्ट लग गए किसमें, मैटर को वेव नेचर प्रूव करने में। अब उसमें भी कामयाब हो गए, डी ब्रॉगली उसमें से सबसे ज्यादा
मतलब जिसका नाम आता है, जिसने प्रूव किया कि एवरी पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट नोन एज डी ब्रॉगली वेव। पढ़ा हुआ है कंसेप्ट के, नहीं कोई नई बात नहीं कर रहा। तो बात निकल कर ये आ रही है कि रेडिएशन जो कि वेव है कभी कभी किसकी तरह बिहेव करती है, पार्टिकल्स की तरह। मैटर जो कि पार्टिकल है वो भी कभी कभी किसकी तरह बिहेव करता हुआ नजर आता है, रेडिएशन की तरह। तो दोनों का क्या है, ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एज वेल एज ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। बोलो पॉइंट क्लियर कि नहीं। चैप्टर का नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, लेकिन पढ़ते वक्त पहले हम किसका नेचर पढ़ेंगे, रेडिएशन का ड्यूअल नेचर, बाद में किसका पढ़ेंगे, मैटर का ड्यूअल नेचर। जल्दी बताओ मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। नया मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आप कहीं ना कहीं ये सारे के सारे कंसेप्ट पहले पढ़कर आए हुए हो। आपने पढ़ा हुआ है फोटोन का कंसेप्ट, बोलो पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ लेते, E इक्वल टू एच न्यू फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा पढ़ा हुआ है, फोटोन का नाम सुना हुआ है। तो जब आप ये पढ़ रहे थे ना केमिस्ट्री में, आप क्या पढ़ रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे थे। फिर आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़ी हुई है, लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय पी, एच डिवाइडेड बाय एम वी पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं। जब आप ये पढ़ रहे थे तो आप क्या पढ़ रहे थे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ रहे। तो आप ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर भी पढ़ चुके हो, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन भी पढ़ चुके हो। लेकिन मैं जब लेके जाता हूं तो कहां से लेके जाता हूं, चैप्टर के नाम से लेकर आगे चलता हूं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्यों है इस चैप्टर का नाम, जल्दी बोलो, क्लियर हो गया कि नहीं। क्योंकि हमने इसमें रेडिएशन जो कि वेव है उसका पार्टिकल नेचर पढ़ना है, और मैटर जो कि मैटर है, पार्टिकल है, उसका कौन सा नेचर पढ़ना है, वेव नेचर पढ़ना है। और पढ़ना नहीं, आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, मैंने उसको क्या करवाना है, रिपीट करवाना है। मैंने न्यूमेरिकल निकलवाने हैं ज्यादा, जो कि हमारे एग्जाम्स में आएंगे। ओके जी, तो क्या बात चल रही थी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम सबसे पहले मैंने क्या हेडिंग दिलवा दी, मॉडर्न फिजिक्स, डन हो गया। मॉडर्न फिजिक्स के बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग क्या आ गई, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये भी क्लियर हो गया। उसमें आपने जो लिखना था ठीक है, नहीं लिखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हेडिंग आ गई ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। पहला टॉपिक क्या आ गया आपका, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। सीक्वेंस चेक किया करो कि किस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन वर्ड यूज हो रहा है, तो हमने स्टार्ट अब किया है भाई, इतनी देर से वैसे ही बात कर रहे थे। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, ओके, एक बार जल्दी से बता दो फिर से। रेडिएशन का वेव नेचर होता है, वेव की तरह वेव करती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, उसकी स्पीड भी होती है, सब मुझे पता है। मैं कहां जा रहा हूं, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर स्टडी करने जा रहा हूं। एक दिन हम बोल रहे थे कि भाई रे ऑप्टिक्स अच्छी खासी चल रही थी, अच्छी खासी चल रही थी। लोग बोल रहे थे लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन हो रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, इंटरफेरेंस जैसी चीज ऑब्जर्व हो जाती है। अब इंटरफेरेंस जैसी जो चीज लाइट कर रही है वो रे ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन नहीं होती। फिर वापस किस पे जाना पड़ता है, वेव पे जाना पड़ता है, कि बोलना पड़ता है कि नहीं रे नहीं, अब क्या मानना पड़ेगा इसको, वेव ही मानना पड़ेगा। फिर डायफ्रैक्शन हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाती है, वहां पे और पक्का हो जाता है कि नहीं नहीं ये रे से एक्सप्लेन नहीं होते। कहां से एक्सप्लेन होंगे, वेव से एक्सप्लेन होंगे। हमें पूरी ब्रांच पढ़नी पड़ जाती है वेव ऑप्टिक्स। ऐसे ही चलो इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, ये सब करके सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक नया फिनोमेना ऑब्जर्व हो जाता है। सुना होगा तुमने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक नया ही फिनोमेना डेवलप हो जाता है, लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाता है। पता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, की रेडिएशन आती है किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है। हमने पूरा डिस्कस करना है कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है, इसलिए वैसे रफली बोल रहा हूं कि रेडिएशन आती है, मेटल सरफेस पे पड़ती है और उसके इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देती है, इजेक्ट करती है। इस फिनोमेना को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना तो रे से एक्सप्लेन हुआ, कि लाइट आ रही थी रे के फॉर्म में, नहीं हो रहा एक्सप्लेन, ना ही किससे हुआ, वेव ऑप्टिक्स से हुआ। फिर क्या मानना पड़ा कि जैसे लाइट किसी एनर्जेटिक पार्टिकल्स के रूप में आ रही है, वो पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेटा वो पहला फिनोमेना था, जिसके कारण हमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या करना पड़ गया, स्टडी करना पड़ गया और उसको पार्टिकल मानना पड़ गया। आगे चलकर कुछ और भी फिनोमेना आए, कॉम्पटन इफेक्ट, कुछ और भी होते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से हमने सबसे पहले किसके साथ डील करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ डील करना है। जल्दी बताओ किस तरफ बात आगे बढ़ रही है, क्लियर हो गया। तो बात वही है कि यार जहां तक चल रहा है ठीक है, लेकिन जब कुछ नई खोज करनी, नई चीज आ जाती है तो उसके लिए फिर नई एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती है।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें क्या मानना पड़ गया, इसको पार्टिकल मानना पड़ गया। ओके, तो लाइट को बेटा हमें क्या मानना पड़ गया, पार्टिकल मानना पड़ गया। तो पहले हम कहते थे लाइट ऐसे चलती है, किस फॉर्म में, वेव्स के फॉर्म में। फिर बाद में हमने बोला कि नहीं यार, ऐसे बात नहीं बन रही है, ये वेव के फॉर्म में नहीं, किस फॉर्म में चल रही है, पार्टिकल्स के फॉर्म में चल रही है। इनको क्या मानना पड़ गया कि जैसे वेव किस फॉर्म में चल रही है जी, पार्टिकल्स के फॉर्म में चल रही है। वो कंटिन्यूस वेव नहीं है, इट इज ट्रेवलिंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स। तो मान लिया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स की तरह क्या कर रही है, बिहेव कर रही है। जब पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही है तो पार्टिकल्स का क्या रखना था, फिर कुछ ना कुछ नाम भी रखना था। अब इनका नाम क्या रख दिया गया, फोटोन। इन पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया, फोटोन रख दिया गया। अब कुछ ना कुछ नाम तो देना था। अब फोटो वर्ड तो कहां से आ गया, जहां पर भी लाइट की बात चलती है वहां पे फोटो वर्ड आ जाता है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ क्यों बोलते हैं उसको, लाइट जब आती है उस लाइट के कारण जो पूरा ग्राफिकल डेवलप करते हैं हम, ग्राफिकल सिचुएशन डेवलप करते हैं, इसलिए उसको क्या बोल देते हैं हम, फोटोग्राफ बोल देते हैं। ग्राफ तो उस पूरी जो भी आपने ऑब्टेन किया उसको बोल दिया, साथ में लाइट से हुआ इसलिए इसको क्या कह दिया, फोटोग्राफ कह दिया। फोटोमीट्री होती है, एक वर्ड आता है फोटोमीट्री, ये ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बेटा। वो किससे डील करती है कि कितनी लाइट आ रही है, कितनी लाइट जा रही है, मतलब लाइट की मेजरमेंट से जो डील करती है उसको क्या कह देते हैं हम, फोटोमीट्री कह देते हैं। तो फोटो वर्ड तो आने, लाइट के पार्टिकल को क्या बोला जाएगा, फोटो। और ऑन तो इन पार्टिकल्स का क्या होता है, सरनेम होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अभी तुमने 3 ही सुने हैं, उसके अलावा भी बहुत होते हैं, बोजोन, मीजोन, पायोन। आगे चलकर अगर फिजिक्स पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो पढ़ोगे। तो ऑन तो अब पता नहीं किसने रखा, एक टाइप का क्या है इन पार्टिकल्स का, सरनेम ही हो गया। तो फोटो वर्ड तो आनी था, साथ में क्या लगा दिया, सरनेम तो लगाना था, जैसे लगा देते हैं सरदार सारे सब बच्चों के आगे सिंह तो लगाना ही लगाना ना, जो मर्जी हो, जसविंदर सिंह, जतिंदर सिंह, मनिंदर सिंह। तो ऐसे ही इसका सरनेम क्या हो गया, ऑन हो गया। तो नाम क्या हो गया इसका, फोटोन। जल्दी बताओ पहले कि फोटोन, फोटोन, फोटोन पहले से पढ़ा हुआ है हमने, मैंने दोबारा पढ़ा दिया। क्या चीज है फोटोन, क्लियर हो गया। ये जो लाइट है जिसको तुमने मान लिया कि वेव नहीं, किस फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रेवल कर लिया, उस पार्टिकल का नाम क्या है बेटा, फोटोन। तो हमारी जो शुरुआत है सिलेबस यहां से शुरू होता है। ओके, मतलब जिसमें से डायरेक्ट हमें एग्जाम में क्वेश्चन ही आ जाएंगे। तो फोटोन की जो स्टोरी है यहां से हमारी पूरी स्टोरी क्या होती है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी स्टार्ट होती है। कुछ चीजें थोड़ा तेज आएंगी, उसमें शॉर्ट में से अब अपने हिसाब से जो भी नोट्स लेने होंगे आप उनको बेटा लेते रहना, ठीक है जी। तो बात क्या चल रही है जी, फोटोन की। ओके, तो यहां पर हम किसकी बात करेंगे बेटा, हेडिंग डाल लो। तो फोटोन, क्या हेडिंग आपकी आ गई, फोटोन। तो फोटोन की डेफिनेशन वेफिनेशन कुछ नहीं है कि मैं उसकी डेफिनेशन दूं और वो डेफिनेशन आपको आए। हम सिंपल उसके कुछ पॉइंट्स बेटा डिस्कस करवाएंगे आपको, वो देख लेना। ओके, सीधा मैं किस पे आ रहा हूं, बिना डेफिनेशन के फोटोन की प्रॉपर्टीज पे आ रहा हूं बेटा। ठीक है, डायरेक्टली हम किस पे आ रहे हैं, फोटोन्स की प्रॉपर्टीज पे आ रहे हैं। तेजी से आएंगी, शॉर्ट में नोट करनी है आपने। पहले ये बता दो किसी को किसी तरह की कंफ्यूजन, अभी तक का कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि आप क्या पढ़ रहे हो, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया आपने, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। उसमें पहले क्या पढ़ रहे हो, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन, और जिसमें सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, फोटोन। फोटोन के बारे में अगर खैर बोला जाए तो इट इज द लाइट पार्टिकल। अब देखो, लाइट पार्टिकल के किसी के सामने लिख दो लाइट पार्टिकल तो दो मीनिंग निकाल सकता है। लाइट पार्टिकल का मतलब एक तो हो सकता है हल्का पार्टिकल, यहां पे लाइट पार्टिकल लिखने का मतलब हल्का पार्टिकल, यहां पे लाइट पार्टिकल मतलब लाइट का पार्टिकल, कि जिन पार्टिकल्स के फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है उसकी बात कर रहे हैं। लाइट पार्टिकल आपको पूरा एक्सप्लेन करके किसी को जो भी अगर कोई पूछता है उसको बताना पड़ेगा। जल्दी बताओ, ठीक है। लाइट पार्टिकल मतलब आप एक्सप्लेन करोगे इसको, द पार्टिकल in which the light travel in which form the light travels when it behaves like particles। मेन बात हम जा रहे हैं किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन्स पे। तो पहली की बात, जितने भी फोटोन्स हैं दे ऑल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। आपने शॉर्ट में नोट्स लेनी है, पूरा सेंटेंस नहीं लिख पाओगे क्योंकि मैं तेजी से आगे बढ़ा दूंगा बात को। मेन मुद्दा क्या है, दे ऑल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि यार बात किसकी चल रही है, रेडिएशन की। जितनी मर्जी वेव्स हैं, जितनी भी टाइप की ईएम वेव्स है, दे ऑल ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड लाइट की है वही किसकी आएगी,
फोटोन की आएगी ना, मीडियम चेंज कर दोगे तो स्पीड चेंज हो जाएगी। तो जो स्पीड लाइट की है बेटा वही किसकी है, फोटोन की है। तो इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। शॉर्ट में अपने नोट्स लेना, और एक बार बताने जरूरी है, 8-10 पॉइंट्स हैं हमारे पास, कुछ खास होंगे मैं उनको सॉल्व करके बता दूंगा, कुछ जल्दी से हो जाएंगे, उनको अपने आप देख लेना। डन हो गया जी। अगली बात मैं कह सकता हूं कि जो फोटोन है उनके पास एनर्जी। अच्छा, एनर्जी का कंसेप्ट मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। कोई भी फोटोन है बेटा, लाइट कैरीज एनर्जी। ये लाइट है, अब लाइट के पास कुछ ना कुछ क्या होती है, एनर्जी होती है। अब फोटोन भी तो उस लाइट एनर्जी को ही आगे लेके जा रहा है, बस किस फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो इफ लाइट कैरीज एनर्जी, तो फोटोन भी तो लाइट एनर्जी ही कैरी करके लेके जा रहा है। तो हर फोटोन के पास अपनी क्या होती है, एनर्जी होती है। ऑल फोटोन्स विल बी हैविंग सेम एनर्जी, ईच फोटोन हैज अ डेफिनेट एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑन द डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अभी आगे चलकर पढ़ाएंगे हम। जो एनर्जी ऑफ प्रोटोन है, फोटोन, वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। इट इज इक्वल टू एच इंटू न्यू। शॉर्ट में लिखना, मैं चेंज कर दूंगा जल्दी। हर एक फोटोन के पास एनर्जी होती है, कितनी होती है, एच इंटू न्यू। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रखोगे तो एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या, कितनी एनर्जी होती है इसके पास, E इक्वल टू एच इंटू न्यू। रट गया, ओके। इसको आगे चलकर आप ऐसे भी लिखोगे, एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि न्यू को क्या लिख सकते हो आप, सी बाय लैम्डा। ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। न्यू कैन बी रिटन एज सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। बेटा सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लैम्डा उसकी क्या है, वेवलेंथ है। जल्दी जवाब दे दो, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। एच यहां पर क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या चीज है, प्लैंक्स कांस्टेंट। बहुत जरूरत पड़ेगी इस पूरे चैप्टर में, इसकी वैल्यू रटी हुई होनी चाहिए। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। गलत तो नहीं मैंने लिख दी, चेक कर लेना, पढ़ी होगी केमिस्ट्री में खूब। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरा का पूरा चैप्टर, ड्यूल नेचर, मैटर, रेडिएशन, और आगे उसका अगला पार्ट भी, एटम एंड न्यूक्लियर भी, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल, धुआंधार न्यूमेरिकल। कल आपको असाइनमेंट दूंगा, उसका सेक्शन है 100 न्यूमेरिकल। सेक्शन ए में कितने न्यूमेरिकल होंगे उसके, 100 होंगे। अब बोला हुआ आपको, जब क्वांटिटी ज्यादा होती है तो इसका मतलब वो छोटे छोटे धड़ाधड़ निकलते जाएंगे। जिनमें टाइम लगने वाले होते हैं उनकी क्वांटिटी ऑलरेडी क्या होती है, कम होती है। तो क्वांटिटी ज्यादा मतलब न्यूमेरिकल ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन वो निकलते चले जाएंगे। तो इसलिए बेस बनाओ अपना इस चैप्टर का। तो एच की वैल्यू 6.6, ओके। हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है बेटा, एच इंटू न्यू, यानी कि एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा, ओके। यहां पे कुछ कैलकुलेशंस की भी अभी बेटा मुझे जरूरत पड़ेगी, करते हैं। ये मैंने बात आपको अभी बता दी, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज E इक्वल टू एच न्यू, यानी कि एच सी बाय लैम्डा, जिसमें एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34। मैंने 6.6 लिखाई है, आप इसको एग्जैक्टली क्या कर लो, 6.63 ही कर लो। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ, राइट है जी। एक और खास बात, इस पूरे चैप्टर में हम डे टू डे लाइफ एनर्जी से नहीं डील कर रहे हैं, हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चले गए हुए हैं, छोटे मोटे पार्टिकल्स की एनर्जी से डील करेंगे। इनकी एनर्जीज की स्पेशल यूनिट यूज होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या यूज होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक वर्ड पूरे चैप्टर में बार 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 चलता रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी। पहली बात तो ये समझो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या चीज है, इट इज अ स्पेशल यूनिट ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल्स। याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है ना बेटा, डिफाइन बाद में करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिफाइन भी करवा दूंगा, लेकिन पहली चीज आप क्या याद रखो, 1.6 इंटू 10⁻19 जूल इसकी वैल्यू होती है। हमें बार बार इस चैप्टर में जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल्स में जाना पड़ेगा, लेकिन 99% केसेस में हमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अवेलेबल हुआ करें, ओके। अगर आपको एनर्जी जूल्स में है, आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है, तो क्या करोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या कर दोगे, डिवाइड। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो, जूल्स में जाना है, तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1.6 इंटू 10⁻19 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जल्दी बोलो, समझ गए ना। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना है, तो आप इस वैल्यू से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। और अगर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है, तो इस वैल्यू से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। आपको इस चैप्टर का बेस बनाना पड़ेगा।
और अगर आपको मॉडर्न फिजिक्स पे होल्ड करना है तो कल से ही इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो आपको लगा देना पड़ेगा। कल आपको असाइनमेंट मिल जाएगी और कल से ही आपने इसके क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर देने हैं, तब ये चैप्टर होल्ड पे आएगा। वरना मॉडर्न फिजिक्स वाला जो टॉपिक है ना बेटा, ज्यादातर बच्चों की समस्या बनकर रह जाता है। मेरे हिसाब से ये सबसे ईजी है, एक भी डेरिवेशन नहीं, नो डेरिवेशन। न्यूमेरिकल आएंगे लेकिन वो बड़े इजी लेवल के होंगे, अपने आप ही निपटते चले जाएंगे, एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। ओके, जितना बोला क्लियर है। हर फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है जल्दी बता दो। हर एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? E इक्वल टू एच न्यू यानी एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। कोई दिक्कत वाली बात? ओके, अब ध्यान से सुनना। वेवलेंथ आमतौर पर किसमें दी होती है? एंगस्ट्रॉम्स में दी होती है, आमतौर एंगस्ट्रॉम्स में दी होती है। मान लो मुझे किसी ने वेवलेंथ किसमें दे दी? एंगस्ट्रॉम्स में दे दी, और मुझे कहता है करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकाल, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा? एच सी बाय लैम्डा। जल्दी बोलो, यही होगा। मैं कौन सा फार्मूला लगा दूंगा? एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा लगा दूंगा। मैंने लगा दिया। मुझे किसी ने वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी थी, तो मैंने बोला हाँ भाई एनर्जी निकाल लेता हूं। E इज इक्वल टू क्या होता है? एच सी बाय लैम्डा। ओके, फिर मैंने कहा अब एच की वैल्यू भी पुट कर लेता हूं, तो कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34। समझ गए? समझ गए? इंटू फिर सी की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी, 3 इंटू 10 की पावर 8। जल्दी बोलो, समझ गए? वेवलेंथ अगले ने मेरे को किसमें दे रखी थी? एंगस्ट्रॉम में दे रखी थी, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मैंने इसको सॉल्व किया, सॉल्व कर दिया, कुछ ना कुछ के आ गया आंसर आ गया। बस लैम्डा की जो वैल्यू की पुट कर दूंगा, कुछ ना कुछ इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। वो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? जॉउल्स में आएगा कि नहीं आएगा? सब कुछ किस में पुट किया मैंने? एसआई में पुट किया, तो आंसर किस में आएगा? जॉउल्स में आएगा कि नहीं आएगा? जवाब दे दो यार। आ जाएगा। ओके, लेकिन मैंने बोला इस चैप्टर में पूछने वाला आपसे एनर्जी मांगेगा किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप पहले इसको जॉउल्स में कन्वर्ट करोगे, आंसर लाओगे, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड भी करोगे। लेकिन आप याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 को तो ई लिख देते होते थे हम, यानी किससे डिवाइड करोगे? ई से डिवाइड करोगे। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12,375 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 10 की पावर माइनस 10 आ जाए। आपने इसको सॉल्व किया कटिंग फटिंग कर कर, जो भी है, ये आंसर आ जाएगा। ओके, 12374 डिवाइडेड बाय लैम्डा इंटू 10⁻⁻10 आ जाएगा। ओके, मैं कह रहा हूं कि अगर इसको मैं वो 10 की पावर -10 ना लगाऊं, 10 की पावर -10 ना लगाऊं, और ब्रैकेट में लिख दूं कि लैम्डा किस में है? एंगस्ट्रॉम्स में है। लैम्डा किस में है? एंगस्ट्रॉम्स में। जल्दी बोलो, कन्वर्ट नहीं करूं, सीधा वही वैल्यू पुट कर दूं, तो आंसर किस में आ रहा है आपका? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ रहा है। और आगे से मैं बोल दूं कि यार सीधा यही फार्मूला क्या कर लो, याद कर लो, यही फार्मूला याद कर लो। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन है, एक बार कर ली, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इसी चीज को क्या कर लो, याद कर लो। अगली बार जब भी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में दी हो, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मांगा हो, तो डायरेक्ट करो 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा जितनी भी दे रखी, 4000 एंगस्ट्रॉम दी होगी, तो आपने सिर्फ क्या पुट करना है? 4000 पुट करना है, एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट नहीं करना। सीधा आंसर किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। कुछ समझ में लगा कि निकल गया ऊपर से? लग गया जी? आप करके देख लेना। अभी हमारे पास टाइम नहीं था, मुझे एक ट्रिक सिखानी थी। मैं आपको डायरेक्ट ये भी लिख सकता था, मेरे पास तो आगे डायरेक्ट फार्मूला पड़ा हुआ, मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन मैंने बोला डायरेक्ट ये आया कैसे भाई? इसको सिंपल एच सी बाय लैम्डा वाला यूज करके किया। आप पहले वैल्यू पुट करोगे, सब कुछ एसआई में लेके आओगे, जॉउल्स में आएगा। आप जॉउल्स को वापस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो कर कराकर ये आंसर आ जाएगा। कितना? 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दी होगी तो ही यूज करना है। अगर आपको एंगस्ट्रॉम में दी होगी तो आपको उसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने तुमसे पूछा कि वेवलेंथ दे रखी है 7000 एंगस्ट्रॉम, तो एनर्जी कैसे निकालोगे? 12375 डिवाइडेड बाय, बस क्या पुट कर दो? 7000 पुट कर दो, बात खत्म। कुछ नहीं कन्वर्ट करना, सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा सीधा एनर्जी है किस में है?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। बोलो पॉइंट फॉलो कर रहे हो कि नहीं? अगर उसने फ्रीक्वेंसी दी होती तो मैं E इक्वल टू एच न्यू लगाता, तब तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। देखो वो SI में जाएगा, जॉल में आएगा, वहां से वापस आना पड़ेगा मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लेकिन अगर वेवलेंथ दे रखी है, एंगस्ट्रॉम में दे रखी है, तो क्यों हमने पंगे लेने? डायरेक्ट ही 12375 वाला फार्मूला याद करो। जल्दी बोलो, कर लोगे कि नहीं? ठीक है जी। कभी कभी इसको, ये 12400 है, ठीक है, कभी कभी इसको राउंड ऑफ करके ना 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा भी कर देते। 375 को राउंड ऑफ किया, कितना आ गया? 400 आ गया। ओके, कभी कभी ये बड़ा फायदेमंद हो जाता है, कभी कभी नुकसान भी कर देता है। नुकसान कैसे कर देगा? आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, 4 ऑप्शन आ गई एनर्जी की, अगर वो चारों ऑप्शन वेरी क्लोज दे रखी थी, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.28 इलेक्ट्रॉन, समझ रहे बात को? तो ये मत करो, बड़े क्लोज आंसर्स हैं, आपको यही करना पड़ेगा। बोलो पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं? अगर वो वैल्यूज एक 1.2 एक 2.5 एक 3 पॉइंट ऐसे दे रखी हैं, तो आपको इसकी बजाय ये कर देना चाहिए, क्योंकि 400 से कटिंग आपकी इजीली हो जाएगी। मेरा पॉइंट समझ गए कि नहीं? जब वेरी क्लोज वैल्यू दे रखी होंगी ऑप्शंस में, तब आप यही वाला लगाना। जब वेरी क्लोज नहीं है, एक 2.5 एक 5 पॉइंट ऐसे करके दूर दूर की वैल्यूज दे रखी हैं, तो इससे ही आप आंसर तक पहुंच जाओगे, आपको नियरेस्ट आंसर मिल जाएगा। जल्दी बोलो, जो अभी अभी मैंने बोला कंफ्यूज तो नहीं हुए? समझ में लग गया? ओके, फिर से मैंने पूछा, क्वेश्चन खूब करवाने हैं तुमसे, लेकिन अभी रफली हवा में बातें करते हुए पूछ रहा हूं। मैंने फिर से पूछा, आपको वेवलेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर। ओके, मैंने बोला एनर्जी निकाल दो, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा? लग जाएगा, लेकिन इस 400 नैनोमीटर को पहले आप क्या कर लो? एंगस्ट्रॉम कर लो। नैनो में कितनी होती है? 10 की पावर -9 होते हैं। एंगस्ट्रॉम में कितनी होते हैं बेटा? 10 की पावर -10 होते हैं। तो 400 नैनोमीटर का मतलब बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम है। जल्दी बोलो, मेरा समझ के पॉइंट के लिए। न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर केसेस में वेवलेंथ या एंगस्ट्रॉम में मिलेगी या नैनोमीटर में मिलेगी, या एंगस्ट्रॉम में मिलेगी या नैनोमीटर में। वो कहता है जी 375 नैनोमीटर, तो एक जीरो और लगा दो, तब एंगस्ट्रॉम बनेगा। वो एक जीरो और लगा के यहाँ पे पुट करना, तब यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा ट्रिक वाला फार्मूला है, या बहुत ही ट्रिकी मेथड है। इससे आपके बहुत से न्यूमेरिकल, जो दूसरा बच्चा है वो पूरा HC बाय लैम्डा सॉल्व करता करता मर रहा होगा, उतनी देर में तुम आंसर निकाल के अगला वाला क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये वाला फार्मूला लगाना है आपने। बोलो डन हो गया? कंफ्यूजन तो नहीं है किसी तरह की? एक नया फार्मूला, बातों बातों में फोटोन की बात चल रही है, फोटोन की एनर्जी की बात होगी, लेकिन बीच बीच में एक बड़ा काम का फार्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आगे बढ़ चलें। ओके, तो फोटोन, हर एक फोटोन के पास कुछ ना कुछ क्या होती है बेटा? एनर्जी होती है। एनर्जी का फार्मूला क्या है? एच न्यू, HC बाय लैम्डा, या फिर 12375 डिवाइडेड बाय लैम्डा। लैम्डा किसमें? एंगस्ट्रॉम में पुट करनी है। इट शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। ओके, अगली बात फोटोन के बारे में की जा सकती है कि इसका रेस्ट मास नहीं होता। अब इसमें कुछ खास बात नोट करने वाली बात नहीं है, बस मैं जल्दी से बता देता हूं। कहते हैं फोटोन चलता रहे तो ही वो जिंदा है, तो ही उसके पास कुछ ना कुछ मास है। रेस्ट पे कहते हैं वो होता ही नहीं। फोटोन रेस्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, रेस्ट पे वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसका रेस्ट मास कितना है? 0। ओके, ये फार्मूला कहीं ना कहीं आपने पढ़ा हुआ है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है। m इज इक्वल टू m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। ये किसी भी पार्टिकल का बेटा मास होता है, अगर उसकी स्पीड कुछ ना कुछ है तो। ध्यान से सुनना, m0 होता है रेस्ट मास। हमारा फोटोन तो किस स्पीड से चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है ना। जल्दी बोलो, हमारा फोटोन तो किससे चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। तो v की जगह तो क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। ठीक है, तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नीचे क्या हो गया? पूरा का पूरा 0 ही हो गया। ठीक है, नीचे पूरा का पूरा 0 हो गया। ये 0 को उधर लेके जाओगे तो m0 किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। जल्दी बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? मतलब यहां पे ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं यहां पर, या पूरी ये जो पॉइंट है ये कहना चाह रहा है, रेस्ट पे फोटोन एग्जिस्ट नहीं करता। इट्स रेस्ट मास इज 0। इट्स रेस्ट मास इज 0। ठीक है, इस पॉइंट पे हम होल्ड ऑन नहीं कर रहे, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, रेस्ट मास इसका क्या होता है? 0। यहां पे छोटा सा प्रूव कर कर भी दे रखा है। एज ए फोटोन मूव्स विद स्पीड ऑफ लाइट, ये मैंने बता दिया। रेस्ट मास ऑफ द फोटोन कम्स आउट टू बी 0, क्योंकि उसकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल चलता है, इसलिए उसका रेस्ट मास कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0 बट इट्स इफेक्टिव मास इज गिवन बाय। ओके, रेस्ट मास तो उसका क्या होता है? 0 होता है। लेकिन अगर वो चल रहा है, मूवेबल है, मूव कर रहा है, तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है, तो आप उसका मास निकाल सकते हो। आइंस्टाइन ने थ्योरी दे रखी है E इक्वल टू mc स्क्वायर। जल्दी बताओ। और अभी अभी तुम क्या पढ़ के आ रहे हो? फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? E इक्वल टू h न्यू। तो mc स्क्वायर को h न्यू पे इक्वेट कर दो। यहां से बेटा अगर कोई मास आ रहा है तो
उसको क्या कह देंगे, इसका इफेक्टिव मास या मास कह सकते हैं। अगर यहां से कुछ आप मास निकाल रहे हो या मास आ रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि इसका इफेक्टिव रेस्ट मास 0 है। अगर वो मूव कर रहा है तो उसका मास कहां से निकाला जा सकता है, E = mc² से निकाला जा सकता है। ओके, इस पॉइंट पे मैंने जोर नहीं दिया, आ गया, अच्छी बात है, मे भी कोई क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन पिछले पॉइंट पे बहुत जोर दिया था, वही पॉइंट असली था, उसमें से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ओके जी, तो कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसमें मैं बहुत ज्यादा जोर दूंगा, तो बस देख लेना भाई जोर कहां दिया है। ठीक है जी, ये भी पॉइंट हो गया। रेस्ट मास इसका होता नहीं है, मैंने बता दिया, m = E/c², या E की जगह hν/c², या E की जगह hc/λ, ऐसे करके इसको सॉल्व करके आ सकता है। ठीक है, वो मैंने इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बता ही दिया पहले। ओके जी, अगली बात देखो, मोमेंटम। अगर फोटोन मूव करेंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ मोमेंटम तो होगा ही होगा ना। अगर मूव करेंगे भाई, उसका मास भी मान लिया, रेस्ट मास नहीं होता, लेकिन मूव करते वक्त तो मास होता है ना कुछ ना कुछ। तो अगर है तो कुछ ना कुछ मोमेंटम तो इसके पास होना ही चाहिए। तो इसके पास कुछ ना कुछ बेटा मोमेंटम होता है। वो कहां से निकाल सकते हैं, P = देखो जी, मोमेंटम का फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी। फोटोन किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, c से, तो वेलोसिटी की जगह क्या आ गया बेटा, c आ गया, कोई दिक्कत। ओके, पिछली स्लाइड में हमने इफेक्टिव मास कितना निकाला था, E/c², यानी hν/c²। बोलो समझ गए, पिछली स्लाइड में निकाला था ना इफेक्टिव मास hν/c। तो ये hν/c माना जा सकता है कि जैसे फोटोन का क्या हो गया, मोमेंटम हो। अगर कभी जरूरत पड़े तो अगेन इस पॉइंट पे भी उतना स्ट्रेस नहीं कर रहा जितना मैंने एनर्जी वाले पॉइंट पे स्ट्रेस की है। बाकी क्वेश्चन का कोई भरोसा नहीं होता कहां से आ जाए, तो मोमेंटम होता है। कहां से निकाला जा सकता है, m × c से, और उसके बाद h/c², hν/c², c आपके सामने ही है जो भी। बोलो डन हो गया, चेंज कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। ओके, 2 पॉइंट के बाद दोबारा पूछा मैंने, हर फोटोन के पास एनर्जी होती है कि नहीं होती है, कितनी होती है, क्या फार्मूला, E = hν, या E = hc/λ, या E = 12375 लैम्डा शुड बी इन एंगस्ट्रॉम। लैम्डा किस में यूज करनी है हमने, एंगस्ट्रॉम में यूज करनी है। ओके, इस पॉइंट पे स्ट्रेस आएगी, फिर से ध्यान देना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वाले पॉइंट पे ध्यान देना, यहां पर बात बनेगी, कुछ ना कुछ नोट करने वाला पॉइंट होगा यहां पर। तो अगली बात होगी बेटा आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी कमिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। बेसिकली इंटेंसिटी का मीनिंग होता है, लाइट की इंटेंसिटी का या किसी भी वेव की इंटेंसिटी का, एनर्जी कमिंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया, या एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। ओके, तो इंटेंसिटी का बेसिक फार्मूला क्या हुआ बेटा, इट इज एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। जवाब दे दो, क्लियर है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। फार्मूला देखो जो मैंने लिखा है, डन है, एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। अच्छा, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को पावर भी बोला जा सकता है। पावर पता है क्या होती है, इट इज वर्क अपॉन टाइम। बोलो समझ गए, वर्क क्या है यार, एनर्जी है ना। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, पावर एनर्जी अपॉन टाइम भी होती है, राइट है। तो मैंने वहां पर कुछ देर के लिए क्या लिख दिया, क्योंकि एक फार्मूला होता है जिसपे ना न्यूमेरिकल आ जाते होते हैं, वो फार्मूला बनाना है मैंने, तो यहां पे लिख दिया पावर डिवाइडेड बाय एरिया। जल्दी बोलो, कोई दिक्कत वाली बात। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय एरिया भी लिखा जा सकता है। अब इसको कई सेंस में यूज किया जा सकता है। कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट है, उसकी इतनी पावर है। अब उसकी पावर का, सोर्स ऑफ लाइट की पावर का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकंड, समझ रहे हो ना। मैं यहां पर जो बात कर रहा था एनर्जी फॉलिंग पर सेकंड, एक ही बात है। अगर सोर्स ऑफ लाइट है तो पावर का मतलब एनर्जी एमिटेड पर सेकंड। अगर किसी जगह पे एनर्जी पड़ रही है तो वहां पे पावर का मतलब क्या हो गया, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड। तो पावर के टर्म्स में ना कई बार क्वेश्चन आता है, इसलिए बेटा पावर की बात करने जा रहे हैं हम। तो एनर्जी इज, एक मिनट वो मिटा दें, सारा मिट जाता है। ओके जी, तो ये फार्मूला नोट करेंगे आप, काम आएगा आपके। इंटेंसिटी इज एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट टाइम। जल्दी बोलो, बता दिया था मैंने अभी अभी, थोड़ा बोला करो, हाँ ना। ओके, एनर्जी अपॉन टाइम को मैंने अभी भी बोला था क्या लिख सकते हैं, पावर लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो गया, पावर डिवाइडेड बाय एरिया, ये भी हो गया। अब अगर कहीं पे एनर्जी आ रही है तो एरिया को क्या लिखा जा सकता है, 4πr²। क्यों लिखते हैं बताते हैं, ध्यान से सुनना। ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ओके। जब बेटा ये एनर्जी एमिट कर रहा है ना अपने चारों तरफ,
तो सोर्स ऑफ लाइट जब एमिट करता है तो ये किस फॉर्म में फैलती है? स्फेयर्स के फॉर्म में फैलती है। याद है वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट? तो अपने चारों तरफ किस फॉर्म में फैलती है? स्फेयर के फॉर्म में फैलती है। अब बताओ स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो अगर इस जगह से, मैं इस जगह की बात कर रहा हूं कि यहां से एनर्जी ऐसे 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 फैलते हुए यहां पर पहुंची है, तो जो एनर्जी पर यूनिट एरिया आ रही है यहां पर, इस जगह पे पर यूनिट एरिया आ रही है, तो मुझे इस स्फेयर का क्या लेना पड़ेगा? एरिया लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? तो एनर्जी पर यूनिट एरिया को क्या लिखते हैं? एनर्जी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर या पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। जवाब दे दो, क्लियर है? यहां पे ये समझाया गया है कि इंटेंसिटी जो होती है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। कभी कभी इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है जी, 2-3 मिनट अभी और लूंगा, 2 या 3 मिनट बस। ओके, अभी बस 3 मिनट, राउंड ऑफ हो जाएंगे। ओके, सिर्फ 3 मिनट। ये वाला पॉइंट नोट किया पहले? तो ये बताओ, मैंने इस पे स्ट्रेस दिया। देखो ये फार्मूला, एनर्जी इज इक्वल, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय ए, याद रखना, क्वेश्चन बनेगा इस पे। आ सकता है, मतलब क्वेश्चन आ जाएगा। एक पॉइंट और डिस्कस करवाऊंगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, वो इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड एमिट कर रहे हैं, उसकी पावर बताओ, या उसकी इतनी पावर है, वो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने एमिट कर रहा है, ये बताओ। ध्यान से सुनना। क्या आपको पता है कि जो पावर होती है वो एनर्जी पर यूनिट एरिया होती है? एक तो ये बात है। अब एक और बात सुनना, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? जल्दी बोलो। H इंटू न्यू, राइट? अगर कितने फोटॉन्स एमिट हुए हैं? कैपिटल N, तो टोटल एनर्जी कितनी आई है? NH न्यू। समझ गए? एक फोटोन के पास कितनी एनर्जी? H न्यू। डन। अगर कितने फोटॉन्स आए? N, कैपिटल N लगाया मैंने, तो टोटल एनर्जी कितनी हुई? NH न्यू। तो ध्यान से सुनो भाई, ये कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, इट इज ए सोर्स ऑफ लाइट। ये लाइट एमिट कर रहे हैं चारों तरफ, किस फॉर्म में? फोटॉन्स के फॉर्म में। अगर ये n फोटोन एमिट कर चुका है, तो मतलब कितनी एनर्जी एमिट कर चुका है? NH न्यू कर चुका है कि नहीं कर चुका? जवाब दे दो। ठीक है जी, कितनी कर चुका है? NH न्यू कर चुका है। ओके, ये क्या है बेटा? टोटल एनर्जी एमिटेड, जो कि NH न्यू है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको T से डिवाइड कर दूं, इसको भी किससे डिवाइड कर दूं? T से। दोनों साइड T से डिवाइड किया। फिर से सुन लो, ये क्या चीज है? ये एनर्जी ऑफ वन फोटोन नहीं लिखी मैंने, एक फोटोन की तो H न्यू थी। ये क्या थी? टोटल एनर्जी एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट इन एनी टाइम, NH न्यू। जवाब दे दो, सही है। मैंने दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया? T से। अब ये चीज क्या है? एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड हो गई कि नहीं होगी? जवाब दो। जिसको क्या लिख सकता हूं? पावर लिख सकता हूं। एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड क्या होती है? पावर होती है। और ये क्या चीज हो गई? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड हो गए कि नहीं? रिधिमा सोमत, 1 मिनट रह गया बस। N बाय T, ये क्या हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड हो गया कि नहीं हो गया? ओके, तो P किसके इक्वल आ गया बेटा? NH न्यू। ध्यान से सुनो, ये फार्मूला बहुत काम का है, ये जो अभी पिछला पॉइंट चल रहा था उससे भी ज्यादा यूज होने वाला। P इज इक्वल टू NH न्यू। P क्या है यहां पर? पावर, सोर्स ऑफ लाइट की पावर। N क्या है यहां पर? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। न्यू इसकी फ्रीक्वेंसी, H ब्लैंक्स कांस्टेंट, यानी N इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय H न्यू। N इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय H न्यू। N इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय H न्यू। बेटा मैं डायरेक्ट बहुत फार्मूले लिखवा सकता हूं, मैं डायरेक्ट लेके नहीं आता पॉइंट ज्यादा, वो तो यहां पर आ रहे हैं तो आने दो, मैंने कहा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। P डिवाइडेड बाय H न्यू। 3 फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं, 1 2 3 7 5 वाला, E इक्वल टू H न्यू HC लैम्डा वाला, या इंटेंसिटी वाला, या फिर ये वाला। इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे ही आएंगे। ओके, क्लासेस की कंटिन्यूटी बनाए रखो, बाकी करेंगे कल।